नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर। मैं हूँ धनराज गर्ग, राजधानी देहरादून से, और आज बात करेंगे उत्तराखंड के नगर निगम की। यानी कि राजधानी देहरादून का जो नगर निगम है वो कहीं ना कहीं बकायेदारों पर अब सख्त होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि देखिएगा कि जब से नवनियुक्त मेयर राजधानी देहरादून को मिले हैं सौरभ थपलियाल के रूप में, तो कहीं ना कहीं जो बकायेदार हैं उन पर शिकंजा कसने का काम लगातार किया जा रहा है। क्योंकि अभी तक देखा जाए जो बकायेदार हैं, लगभग लाखों के जो बकायेदार हैं उन पर कार्रवाई करने की बात सौरभ थपलियाल की तरफ से की गई है। और साफ तौर पर कहा गया है, उन्होंने बताया है कि हमने ऐसे बकायेदारों के लिए एक सुविधा निकाली है कि वो व्हाट्सएप के माध्यम से, हमारे ऐप के माध्यम से अपना हाउस टैक्स जमा कर सकते हैं। और उसके लिए उनको 15 दिन का टाइम भी दिया गया है कि वो जल्द से जल्द जो बकायेदार हैं अपना हाउस टैक्स जमा कर दें, वरना उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। और उसके साथ ही उन्होंने कहा है कि अभी तक देखा जाए कि पूरा जो वित्तीय वर्ष है उसमें 55 लाख से भी अधिक का जो कहा जाए कि जो हाउस टैक्स है वो केवल व्हाट्सएप के माध्यम से उनको प्राप्त हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी उपलब्धि भी कही जा सकती है। लेकिन वही देखिएगा कि सौरभ थपलियाल ने साफ तौर पे ये भी कहा है कि अभी भी कुछ ऐसे बकायेदार हैं जिन्होंने अपना हाउस टैक्स जमा नहीं किया है, उनको चेतावनी दी गई है, उनको नोटिस दिया गया है। और यदि 15 दिन के अंदर वो उस बकाया पैसों को जमा नहीं करते हैं तो लाजमी है कि उन पर कोई बड़ी कार्रवाई नगर निगम करता हुआ नजर आएगा। और ऐसे बकायेदारों की जो सूची है वो पूरी बना ली गई है। और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि यदि वो बकायेदार समय पर अपना हाउस टैक्स जमा नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं उस सूची को सार्वजनिक भी किया जाएगा और उन पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। कैमरामैन वीरेंद्र थपलियाल के साथ धनराज गर्ग, JK 24/7 न्यूज़, देहरादून। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे विशेष प्रोग्राम सिटी रिपोर्टर में। और मैं देहरादून से धीरेन्द्र प्रताप सिंह आपके सामने हाजिर हूँ बड़ी खबर लेकर के। उत्तराखंड की सियासत में इस समय आग लगी हुई है। वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट में 5 सीटें रिक्त हो गई हैं। अब धामी पर यह दबाव है कि बहुत जल्द उन 5 सीटों को भरें और बहुत जल्द इन 5 सीटों पे नए मंत्रियों की ताजपोशी होने की उम्मीद जताई जा रही है। मुख्यमंत्री अभी दिल्ली में है और पूरी उम्मीद है कि दिल्ली से लौटने के बाद उनके कैबिनेट का विस्तार भी हो जाए। जैसे ही सियासत में कैबिनेट विस्तार की संभावनाएं बनी, जो मंत्री पद के दावेदार हैं वो लगातार अपनी लॉबिंग दिल्ली से लेकर के, देहरादून से लेकर के दिल्ली तक करने में लग गए हैं। संघ कार्यालय के चक्कर भी काटते हुए ऐसे नेता दिखाई दे रहे हैं, जबकि प्रदेश बीजेपी में भी ऐसे नेताओं का जमावड़ा देखा जा रहा है। सूत्रों की माने तो बीजेपी आलाकमान प्रेमचंद के इस्तीफे से रिक्त हुई सीट के साथ ही बाकी अन्य 4 यानी कुल 5 सीटों पे नए मंत्रियों की ताजपोशी करने जा रही है। और प्रदेश बीजेपी इस बात का पूरा ध्यान रखेगी कि इन 5 मंत्रियों में क्षेत्रीय जातीय समीकरण बहुत अच्छे से साध लिए जाएं। पूरी उम्मीद है कि हरिद्वार से कोई एक विधायक मंत्री के तौर पे इस 5 के स्थान में जगह पा सकता है, जबकि कुमाऊं मंडल से भी किसी एक को मंत्री बनाए जाने की चर्चा है। इस बीच जो मंत्री बनाए जाने के संभावित दावेदार हैं उनकी धड़कनें तो बढ़ी हुई हैं। कुछ और मंत्रियों के हटाए जाने की भी चर्चाएं चल रही हैं, जिसको देखते हुए वर्तमान कैबिनेट में जो मंत्री हैं उनकी भी धड़कनें बढ़ी हुई है कि पता नहीं किस बात पे उनसे भी इस्तीफ़ा ले लिया जाए। तो अगले कुछ दिनों में उत्तराखंड की सियासत में कैबिनेट विस्तार को लेकर के सियासी पारा चढ़ा हुआ रहेगा। देखने वाली बात यह होगी कि इस कैबिनेट विस्तार में किस विधायक की लॉटरी लगती है और उसे मंत्रिमंडल का हिस्सा बनने का सौभाग्य मिलता है। कैमरा सहयोगी वीरेंद्र थपलियाल के साथ JK 24/7 के लिए देहरादून से धीरेन्द्र प्रताप सिंह। उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल से सभी सरकारी कर्मचारियों को मानव संपदा पोर्टल पर अपडेट रहना पड़ेगा। मानव संपदा पोर्टल में अब अपडेट होने से साफ तौर पे जो अब तक जो सरकारी कर्मचारी छुट्टियां ले लेते थे बिना जानकारी के अपने अधिकारियों के, अब वो नहीं चलेगा। साफ तौर पे जब ऑफिस आना होगा, आते समय मानव संपदा पोर्टल के ऐप के माध्यम से अपनी अटेंडेंस लगानी होगी, जाने की भी अटेंडेंस लगेगी। इसके बाद जो छुट्टियां होती थीं, चाहे वो मेडिकल लीव हो, अर्न लीव हो, पेड लीव हो, सभी का पूरा डेटा
मानव संपदा पोर्टल में अपडेट किया जाएगा। मानव संपदा पोर्टल को खासकर अपडेट करने की वजह ये भी है कि 1 अप्रैल से इसके अपडेट होने के बाद से इस बात पर भी निगरानी रखी जाएगी कि कौन कौन से ऐसे कर्मचारी हैं जो इस पोर्टल पर अपना डेटा अपडेट नहीं कर रहे हैं। सभी विभागों के अधिकारियों को आश्वस्त कर दिया गया है, दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि जल्द से जल्द मानव संपदा पोर्टल को अपडेट करें और 1 तारीख से सभी सरकारी कर्मचारियों की अटेंडेंस, आने जाने का समय, छुट्टियों का समय, मेडिकल लीव, अर्न लीव, पेड लीव, सभी छुट्टियां जो हैं वो मानव संपदा पोर्टल में अपडेट की जाएंगी। इससे कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार पर तो लगाम लगेगी ही, साथ ही साथ जो नियमितता है सरकारी कर्मचारियों की कार्यालय आने की और सरकारी कर्मचारियों के कार्यालय आने के साथ साथ जो अन्य जनता जब पहुंचती है दफ्तर, तो वहां कर्मचारियों के न मिलने की वजह से तमाम तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसको देखते हुए उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री पोर्टल पर लगातार शिकायतें भी दर्ज की जा रही थी, जिसके बाद से अब मानव संपदा पोर्टल पर अपनी अपडेट देनी होगी, आने जाने की छुट्टी का पूरा लेखा जोखा देना होगा, उसके बाद ही किसी भी प्रकार की छुट्टी सैंक्शन होगी। इससे कहीं ना कहीं आम जनता को सीधा लाभ होगा, जिससे कि आम जनता जब कार्यालय पहुंचेगी, सरकारी दफ्तर पहुंचेगी, तो उसे वहां पर कर्मचारी मिलेंगे, जो नहीं होंगे उनकी भी जानकारी उस पोर्टल पर उपलब्ध हो जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट किशन के साथ गौरव पांडे, JK 24/7 न्यूज़, लखनऊ। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव एवं उनके परिवार को एक बार फिर कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आज ईडी के द्वारा लालू प्रसाद की पत्नी राबड़ी देवी एवं तेज प्रताप यादव को सम्मन जारी किया गया एवं उन्हें ईडी दफ्तर बुलाकर पूछताछ की गई। आपको बता दें कि लालू प्रसाद को भी कल बुधवार को ईडी दफ्तर बुलाया गया है एवं लैंड फॉर जॉब के मामले में उनसे पूछताछ की जा सकती है। बताया जाता है कि 2004 से 9 के बीच में लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री हुआ करते थे। रेल मंत्री होने के दौरान उन्होंने लैंड फॉर जॉब के मामले में उनका नाम आया था, जिसमें ईडी के द्वारा बताया गया था कि उन्होंने नौकरी के बदले ज़मीन एवं अपने अन्य परिवार से संबंधित के नाम पे उन्होंने ज़मीन लिया था, जिसको लेकर ईडी के द्वारा एक सम्मन जारी किया गया था, जिसमें लालू प्रसाद एवं राबड़ी देवी, मीसा भारती, तेज प्रताप यादव एवं उनके अन्य परिवार के सदस्य के नाम आए थे, जिसमें ईडी के द्वारा जांच किया जा रहा है। आज ईडी के द्वारा राबड़ी देवी एवं तेज प्रताप यादव को दफ्तर बुलाया गया, इसमें जांच पूछताछ के लिए उन्हें दफ्तर बुलाया गया एवं कल बुधवार को पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद को पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर बुलाया गया है। 2004 से 9 के बीच में ये मामले हुई थी, जिसके बाद से आज 2 से 4 बार तक लालू प्रसाद यादव एवं तेज प्रताप यादव एवं तेजस्वी यादव से ईडी के द्वारा पूछताछ की गई है। अब पूछताछ में क्या किया गया, किस मैटर को लेकर किया गया है, जॉब फॉर लैंड के मामले को लेकर किया गया है, लेकिन अभी ये क्लियर नहीं हो पाया है कि क्या मैटर था। लेकिन कल बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को ईडी के दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाया गया। अब देखना होगा कि कल पूछताछ के बाद ईडी के द्वारा अगला कार्रवाई क्या की जाती है। कैमरा पर्सन अजय के साथ देव प्रकाश, JK 24/7 न्यूज़, पटना। आज सिटी रिपोर्टर में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ज़्यादातर जनपदों के ज़िलाध्यक्षों की सूची जारी कर दी है, नाम ऐलान हो गए हैं। कुछ जनपद खासतौर पर अयोध्या, अम्बेडकर नगर और जनपदों में ज़िलाध्यक्ष की सूची आना बाकी है। वहीं पर संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि वो जो ग्रास रूट लेवल पे आम जनमानस के हमारे कार्यकर्ता थे, उनको आज तरजीह दी गई है, उनको ज़िलाध्यक्ष बनाया गया है। जैसी ज़िलाध्यक्ष की सूची नामित हो गई, घोषित हो गई, वैसे ही प्रदेश अध्यक्ष के भी नाम की चर्चाएं चलने लगी हैं। ज़्यादातर अगर आप ज़िलाध्यक्ष की सूची में देखें तो PDF फार्मूला ही काम कर रहा है। OBC चेहरा, दलित चेहरा, स्वर्ण समाज, हर समाज के हर तबके के कार्यकर्ता को ज़िला अध्यक्ष की उपाधि और पद से नवाजा गया। अब देखने वाली बात है कि प्रदेश अध्यक्ष की सूची में दौड़ में बहुत से बड़े बड़े नाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के शामिल हैं। कुछ तो ये कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह चौधरी रिपीट हो जाएंगे, मगर उमूमन ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत से ऐसे नाम है, लग रहा है कोई दलित चेहरा अब की बार ज़िला
ज़िला अध्यक्ष नहीं प्रदेश अध्यक्ष बन जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में स्वतंत्र देव सिंह भी हैं, जिनको माना जा रहा है योगी आदित्यनाथ के बहुत करीबी हैं, वर्तमान में जल शक्ति मंत्री भी हैं, मगर ये लगाया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने उनको रिकमेंड किया है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कुछ ऐसे नए पूर्वांचल के दलित नेता हो सकते हैं जो नाम अभी हिडन में है, दिल्ली में उन पर चर्चाएं हो रही हैं। तो उमूमन इसी महीने में प्रदेश अध्यक्ष का नाम घोषित हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा जो 2027 की रणनीति बनाएगा, जिसकी हाथों में 2027 विधानसभा की चुनाव की कमान होगी और 2027 विधानसभा चुनाव तक वो प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश का बना रहेगा। कैमरा पर्सन किशन के साथ रज़ा अब्बास, लखनऊ, जेके न्यूज़। लखनऊ के विभूति खंड थाने में वकील और पुलिसकर्मियों के बीच जिस तरह से विवाद हुआ, विवाद के बाद दोनों तरफ से मुकदमे दर्ज किए गए। अब आज वकीलों ने कई बार के एसोसिएशन के जो संगठन के पदाधिकारी हैं वो आज पूरे एसोसिएशन के लोगों के आह्वान पर एक दिवसीय कार्य को बंद कर दिया। यानी तमाम जो आम जनमानस है उस पर भी प्रभाव पड़ता है जब कोर्ट और कचहरी के काम बंद हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं तमाम जो वकीलों के जो संगठन हैं उनका ये मानना है कि जो पुलिसकर्मियों ने वकीलों के ऊपर एफआईआर दर्ज कराई है वो कहीं ना कहीं गलत है, इसको पूरी तरह से खारिज किया जाए। और वहीं ये भी मांग वकीलों ने की है कि जो पुलिसकर्मी हैं वो सस्पेंड किए जाएं जो दोषी हैं, और कहीं ना कहीं उनकी जो जांच है किसी बड़े अधिकारी से कराने की बात कही जा रही है। देखने वाली बात यह है कि जिस तरह से आज वकीलों ने एक दिवसीय कार्य को बंद किया है तो वहीं अधिकारी भी पूरी तरह से पूरे मामले पर नज़र बनाए हुए हैं। आम जनमानस को असुविधा न हो इसको लेकर कहीं ना कहीं भारी पुलिस बल तमाम एरिया में तैनात किए गए हैं। अब देखने वाली बात यह है कि जिस तरह से संगठन पूरे मामले को लेकर बैठक कर रहा है और बैठक के बाद ये भी कहा जा रहा है संगठन की तरफ से कि अगर इसमें निष्पक्ष काम नहीं हुआ तो आगे ये लड़ाई और बड़ी कर दी जाएगी। कैमरामैन किशन के साथ उमेश मिश्रा, JK 24x7, लखनऊ। पीलीभीत जिले में आधी अधूरी तैयारियों के बीच गेहूं की खरीद शुरू हो गई है। हालांकि शहर में मंडी समिति के क्रय केंद्रों पर व्यवस्थाएं दुरुस्त दिखी हैं, लेकिन पूरनपुर व देहात क्षेत्र के कई केंद्रों पर बैनर तक नहीं टंग सके हैं। पहले दिन मंडी का नज़ारा भी सूना दिखा है क्योंकि एक भी किसान गेहूं बेचने के लिए मंडी नहीं पहुंचा है। बता दें, जिले में गेहूं खरीद के लिए 138 क्रय केंद्र निर्धारित किए गए हैं, जिसमें खाद्य विभाग के 29, PCF के 28, UPSS के 28, PCU के 33, नेफिड के 4, NCCF के 4 और भारतीय खाद्य निगम के 12 केंद्र खोले गए हैं। लेकिन पहले दिन किसी भी केंद्र पर खरीद का खाता नहीं खुल सका है। अगर इसकी वजह की बात की जाए तो खुले बाजार में गेहूं का महंगा बिकना माना जा रहा है। मंडी में गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2475 रुपये निर्धारित किया गया है। वहीं खुले में बाजार में इन दिनों गेहूं 2800 से 3000 रुपये प्रति कुंटल तक बिक रहा है। ऐसे में सरकारी लक्ष्य पूरा करना अधिकारियों के लिए टेढ़ी खीर जैसा हो रहा है। हालांकि उधर अफसर भी गेहूं खरीद को लेकर गंभीर है। DM संजय कुमार सिंह ने अफसरों के साथ मंडी समिति के गेहूं क्रय केंद्रों का निरीक्षण कर स्थिति को परखा है। साथ ही बारदाना, कांटाबाट, नमी मापक यंत्र आदि को भी देखा है। DM ने गेहूं खरीद में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही भुगतान जल्द से जल्द किसानों के खातों में भेजने के लिए भी कहा गया है। इसके साथ ही गेहूं लेकर पहुंचने वाले किसानों के बैठने, पेयजल आदि की व्यवस्था बेहतर करने के भी निर्देश दिए हैं। हालांकि गेहूं खरीद को लेकर अफसरों का कहना है कि खेतों से गेहूं की अभी कटाई ठीक से शुरू नहीं हो पाई है। अप्रैल माह में गेहूं की आवक बढ़ने की भी उम्मीद है। कैमरा पर्सन कपिल गुप्ता के साथ मैं ऋतिक द्विवेदी, JK 24x7 न्यूज़, पीलीभीत। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पे है। इस दौरान उन्होंने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान राज्य के चल रहे विकास कार्यों को लेकर के विस्तृत चर्चा की। इसके साथ ही उन्होंने बस्तर का मास्टर प्लान जो है, खाका जो है, प्रधानमंत्री के सामने प्रस्तुत किया, जिसमें अनेक
बस्तर क्षेत्र में जो बुनियादी सुविधाओं को बढ़ावा, रोजगार, पर्यटन दृष्टि जैसे तमाम विषयों को लेकर के जो है खाका प्रधानमंत्री के सामने रखा, जिसमें प्रधानमंत्री ने सहमति जताई और हर संभव प्रयास की छत्तीसगढ़ को देने की बात कही। इसके साथ ही उन्होंने साय ने जो है हमारे मुख्यमंत्री ने उन्होंने कहा कि लगातार जो है केंद्र और राज्य के डबल इंजन की सरकार के चलते बस्तर का विकास की ओर बढ़ रहा है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री को उन्होंने ये भी बताया कि लगातार अच्छे प्रयासों के चलते छत्तीसगढ़ के बस्तर से नक्सलवाद धीरे धीरे खत्म हो रहा है। जिस तरीके से 2026 तक केंद्र सरकार नक्सलवाद को लेकर के खत्म करना चाहती है, उस तरीके से जो है नक्सलवाद जो है बस्तर से जो है खत्म हो रहा है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री को सीएम ने यह भी बताया कि जिस तरीके से शासन और प्रशासन के द्वारा लगातार विकास के काम के जो है वहाँ पर काम किए जा रहे हैं, जिसमें बस्तर के क्षेत्र में पर्यटकों को बढ़ावा, जिससे वहाँ पर आदिवासी लोगों को रोजगार मिल सके। इसके साथ ही वहाँ पर नक्सलवाद को लेकर खत्म करने के लेकर के कड़े इंतजाम, इसके साथ ही नक्सलियों को लेकर के पुनर्वास जो नीति है उसको लेकर की बात की, जिसमें जो है नक्सली लगातार आत्मसमर्पण कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद खत्म हो, ऐसे तमाम विषयों पर भी जो है सीएम ने चर्चा की। इसके साथ ही मुख्य विषय पर प्रधानमंत्री से चर्चा की। जो प्रधानमंत्री जो है 30 मार्च को जो है बिलासपुर दौरे पर रहेंगे, छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे, इसको लेकर के भी चर्चा की। इस दौरान जो है विस्तृत चर्चा की। प्रधानमंत्री 30 जो है मार्च को बिलासपुर आएंगे, जिसमें जो है कई लोकार्पण और कई विकास कामों को सौगातों देंगे करके इसको लेकर के भी चर्चा हुई है। इसके साथ ही कल जो है सीएम ने जो है गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की है, जिसमें अब तक चलाए जा रहे नक्सल अभियान को लेकर के लंबी चर्चा की और 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करने की कई बड़े रणनीति पर काम करने की बात कही। कैमरामैन नोमेश साहू के साथ शंभू राही, JK24 न्यूज, रायपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं JK24/7 न्यूज। खबर कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर से वीडियो जर्नलिस्ट हारून रशीद के साथ मैं मोहम्मद नबी। खबर आज एक अहम ऐसी खबर है जो वक्फ बोर्ड को लेकर है, जहां वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को अपडेट करने के लिए जुमा की रात देर रात तक सीएम ऑफिस में देर रात के 3 बजे तक एक हाई ड्रामा चला, जिसके नतीजे में आखिरकार हाई कमांड जनाब मल्लिकार्जुन खड़गे ने माइनॉरिटी मिनिस्टर जमीर अहमद की एक नहीं सुनी। अटल रहे मल्लिकार्जुन खड़गे। AICC अध्यक्ष ने जो हाल ही जो इलेक्टेड हो गए, जो अली उल हुसैनी साहब जो सज्जादा नशीन गुलबर्गा के जो दरगाह है बारगाह बंदा नवाज के सज्जादा नशीन भी हैं, हाल ही में मुतवली इलेक्शन वो जीत चुके हैं, डायरेक्टर भी हो चुके हैं और साथ ही साथ आज बिन विरोध वो चेयरमैन भी बन गए हैं। लेकिन आखिर क्या वजह है कि इस वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को लेकर जुमा की शब देर रात तक 3 बजे तक एक हाई ड्रामा सीएम के घर पर चलता है। आखिरकार जमीर अहमद माइनॉरिटी मिनिस्टर भी हैं और माइनॉरिटी मिनिस्टर जमीर अहमद का ये कहना था कि अनवर बादशाह को ही वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनाया जाए। आखिरकार जमीर अहमद खान को AICC अध्यक्ष के सामने अपना मुद्दा रखना पड़ा मजबूरन होकर के 2.5 साल अनवर बादशाह को दिया जाए, 2.5 साल अली उल हुसैनी साहब को दिया जाए। लेकिन AICC अध्यक्ष जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने जमीर अहमद माइनॉरिटी मिनिस्टर जो कर्नाटका के माइनॉरिटी मिनिस्टर हैं, जमीर अहमद की एक भी नहीं सुनी। रीजनल कमिश्नर आकर अली उल हुसैनी साहब को यहाँ पर इलेक्टेड कर फाइनल किया गया। AICC अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का ये भी दावा सुनने में आ रहा है कि सूत्रों के हवाले से कि माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में हर डिपार्टमेंट में एक नया चेहरा लाने की कोशिश में है। अब देखना यह होगा कि रियासत कर्नाटका में कांग्रेस सरकार है, AICC अध्यक्ष अब कर्नाटका में वो खुद एक अपने लगाम पकड़ चुके हैं कि माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में बहुत सारे इश्यूज हो रहे हैं। वो मल्लिकार्जुन के सूत्रों के हवाले से सुनने में आया है कि हर माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में अब वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब देखना ये होगा कि आखिरकार राज्यसभा मेंबर जो नासिर हुसैन साहब को जिम्मेदारी दी गई AICC अध्यक्ष का डायरेक्शन के ऊपर, नासिर हुसैन आकर बेंगलोर पहुंचकर इलेक्शन करवाकर सौंपी गई थी, वो अपनी ड्यूटी निभाने में कामयाब रहे हैं और सज्जादा नशीन बारगाह बंदा नवाज अली उल हुसैनी साहब को वक्फ बोर्ड का चेयरमैन मुंतखब किया गया है।
JK 24/7 न्यूज वीडियो जर्नलिस्ट हारून रशीद के साथ मैं मोहम्मद नबी, बेंगलोर सिटी रिपोर्टर। औरंगजेब की कब्र विवाद के बाद भड़का तनाव, पुलिस पर पथराव। नमस्कार, मैं हूं इरशाद अहमद और आप देख रहे हैं मेरे साथ JK 24/7 न्यूज का खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर। महाराष्ट्र के नागपुर में औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग को लेकर सोमवार को हुए प्रदर्शन के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए। प्रदर्शन के दौरान पवित्र ग्रंथ जलाए जाने की अफवाह और के बाद दो गुटों के बीच झड़पें हुई, जिसके बाद स्थिति और बिगड़ गई। स्थिति को नियंत्रण करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और लाठीचार्ज किया। इस घटना में 4 लोग घायल हो गए। नागपुर पुलिस ने इस हिंसा के मामले में अब तक 5 FIR दर्ज कर ली है और अब तक 47 लोगों को हिरासत में लिया गया है। बता दें कि हिंसा के दौरान 38 दोपहिया वाहन, 5 कारें, 2 JCB, 1 क्रेन और 1 सरकारी वाहन को नुकसान पहुंचाया गया है। स्थिति अब नियंत्रण में है। प्रभावित इलाकों में कर्फ्यू लगाया गया है और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। इस हिंसा में 5 नागरिक घायल हुए हैं और जिनमें से 3 को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है, जबकि 2 का इलाज अब भी जारी है। इनमें से एक व्यक्ति ICU में भर्ती है। वहीं 33 पुलिसकर्मी भी घायल हैं, जिसमें से उपायुक्त, 1 सह पुलिस आयुक्त, 14 निरीक्षक, उप निरीक्षक और 15 अन्य पुलिसकर्मी शामिल हैं। फिलहाल नागपुर के जोन 3, जोन 4 और जोन 5 के अंतर्गत आने वाले सभी इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है और सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। नागरिकों से अपील की है कि किसी भी अफवाह पर ध्यान न दे और शांति व्यवस्था बनाए रखने में मदद करे। हम बात करते हैं खास तौर से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बावनकुळे को नागपुर भेजा है और नागपुर पहुंचने के बाद उन्होंने वहां स्थिति का जायजा लिया, पुलिस और प्रशासन से बात करी और इसकी जांच के बाद वो अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपेंगे। कैमरा पर्सन बाकिर अंसारी के साथ मैं इरशाद अहमद, JK 24/7 न्यूज, नागपुर। पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर ने एक बच्ची को जन्म दिया है। यह खुशखबरी ग्रेटर नोएडा के कृष्णा अस्पताल से निकल कर के आई है, जहां पर बताया जा रहा है कि सीमा हैदर ने सुबह 4 बजे नॉर्मल डिलीवरी के दौरान एक बेटी को जन्म दिया है, जहां दोनों जच्चा और बच्चा स्वस्थ हैं। परिवार की तरफ से यह भी दावा किया जा रहा है कि दोनों की हालत बेहतर है और उनको जल्द ही वहां से अस्पताल से डिस्चार्ज कर घर के लिए लाया जाएगा। वहीं अस्पताल प्रबंधन भी ये कह रहा है कि दोनों जो जच्चा माँ बेटी हैं वो पूरी तरीके से स्वस्थ हैं और उनको जल्द ही अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, जिसको लेकर परिवार के लोगों में खुशी है। साथ ही जो आसपास के लोग हैं वो उनको बधाइयाँ दे रहे हैं और जो उनके फॉलोअर्स हैं वो सोशल मीडिया के माध्यम से भी सचिन और सीमा हैदर को बधाइयाँ दे रहे हैं। आपको बता दें कि 2 वर्ष पूर्व नेपाल के रास्ते सीमा हैदर अपने 4 बच्चों को लेकर भारत आई थी। तभी से गौतम बुद्ध नगर के रबुपुरा में वो अपने परिवार के साथ रह रही थी। सीमा हैदर ने इस बार 5वीं बच्ची को जन्म दिया है। इस समय दोनों जच्चा और बच्चा स्वस्थ हैं और अस्पताल की तरफ से दावा किया जा रहा है कि दोनों को बेहतर, दोनों की जो तबीयत है वो दोनों पूरी तरीके से स्वस्थ है और जल्द ही अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। वहीं जो परिवार के मुताबिक यह भी दावा किया जा रहा है कि सीमा हैदर की जो बेटी हुई है उसका एक नामकरण संस्कार किया जाएगा, जिसमें अपने परिवार और जो परिचित रिश्तेदार हैं उनको भी निमंत्रण दिया जाएगा, जिसके बाद से लगातार परिवार में खुशी का माहौल है। गौतम बुद्ध नगर से JK 24/7 न्यूज के लिए परवेंद्र लोधी।